आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवालों के साथ स्वागत करने वाले हैं। 17 तारीख को चुनाव है। क्या शिवराज सिंह तैयार है चुनाव में जीत के लिए या दिल में वो धक धक बरकरार है? ये सीधा जो इस वक्त आप मेरे पीछे प्लेन देख पा रहे हैं, इसी में मौजूद है शिवराज सिंह चौहान। आज सुबह 10:40 पर काफिला यहीं भोपाल से शुरू हुआ। विंध्य के अलग अलग इलाकों में जाकर शिवराज सिंह चौहान ने वोट मांगे हैं। अब हम सवार हो गए हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी में, और ये गाड़ी क्या दोबारा सीएम हाउस जाती हैं इन चुनावी नतीजों के बाद? ये बड़ा सवाल है और इसके लिए कितनी मेहनत हो रही है ये हम सीधा सीएम साहब से ही पूछेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर भारत 24 पर। आज सुबह से 6 सभाएं आप कर चुके हैं, अभी आप एक और सभा स्थल पर हमें लेकर जा रहे हैं। क्या आपको जमीन से इल्हाम हो रहा है, आभास हो रहा है? आभास तो बिल्कुल स्पष्ट है। अद्भुत जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हमने जो काम किए हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है मध्य प्रदेश को, और उनके प्रति जनता का जो स्नेह और प्रेम है, और जमीन पे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो काम है, विशेषकर लाडली बहना जैसी योजनाएं जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम बनी है, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम जीत रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं को आपकी लाडली योजना का फायदा मिल रहा है, तो आपको लगता है कि माओं का आशीर्वाद सबसे प्रबल रूप से आपके साथ रहने वाला है? क्या यही इकलौता हथियार? मैं बड़ा भाग्यशाली भाई हूँ। मेरी 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं, और वो बहनें हैं तो मेरी सगी बहनें हैं और अंतरात्मा के मेरे संबंध हैं। रोज हजारों बहनें मेरे सर पे हाथ रखती हैं, मेरा माथा चूमती है, मुझे आशीर्वाद देती है। एक अद्भुत संबंध है जो मैं मानता हूँ कि ईश्वर ही ऐसे संबंध बना सकते हैं। बच्चे मामा मामा कह के दौड़ते हैं, तो एक सरकार नहीं, हमने एक परिवार चलाया है, और परिवार चलाने के कारण परिवार का स्नेह और विश्वास भी साथ में है। परिवार मतलब मध्य प्रदेश। आपने पूरे मध्य प्रदेश को परिवार कहा है, लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं कि रोटी बहुत देर तक अगर पलटी ना जाए तवे से तो वो काली हो जाती है, जल जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर रोटी जल रही है तो सुबह शाम दिन रात सोते उठते ट्विटर सोशल मीडिया उनको केवल शिवराज सिंह चौहान क्यों दिखता है? सपने में भी मैं ही दिखाई देता हूँ उनको। वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं सरकार वो बनाते हैं, नंबर वो लेकर आते हैं और कुर्सी पर आप बैठ जाते हैं। 2018 में वोट हम ज्यादा लेके आए थे, बहुमत उनका भी नहीं था, और फिर जो भी था वो चला नहीं पाए, उनकी साथी छोड़ के आए। 18 साल शिवराज सिंह चौहान साहब, और इससे पहले भी संगठन का आपको अनुभव रहा है। मेरे ख्याल से 79 था सन जब आप पहली बार विधायक बने, उसके बाद आपने बीजेपी के 90 और उसके बाद आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दे तो हर पद पर रहे हैं। लंबा चौड़ा आपका अनुभव, 18 साल अब इसको हो गए हैं, 5 बार के विधायक, 5 बार के सांसद। कभी और फिर आप ये कहते हैं कि मैं जब चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। इसके पीछे कोई नर्वसनेस है, कोई डर है? नर्वसनेस नहीं, तो प्यार है, ये तो स्नेह है। जनता मुझसे प्यार करती है। मैंने उनसे पूछा कि बताओ लड़ू कि नहीं लड़ू, लोग चिल्लाए लड़ो, तो लोकतंत्र पे तो जनता सर्वोपरि है। आपके अंतरात्मा से कभी आवाज आती है कि बस शिवराज अब, या आपको लगता है कि जब तक सांस चलेगी मैं अपनी जनता के लिए काम करूंगा? किस रूप में करूंगा ये अलग बात हो सकती है, लेकिन मैं जो कुछ हूँ, जिंदगी मेरी मिशन है, लोगों के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। माध्यम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर राजनीतिक संगठन कोई है ही नहीं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल परंपराओं के आधार पर देश और समाज की रचना और जनता की सेवा, तो बीजेपी के माध्यम से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये आपकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होने वाली है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। क्या आपके अंदर नाराजगी थी या आपको चोट पहुंची जब आपके नाम कोपर से
मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रखा गया, बिल्कुल नहीं। आपके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है। हमारा लक्ष्य है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण। उस मिशन के हम हिस्सा हैं और उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के काम में हम लगे हुए हैं। जब आप एक बड़े मिशन के हिस्सा होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं कौन सा काम करूंगा, वो मिशन तय करता है कि आप कहाँ काम करोगे। तो मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं इतना निम्न स्तरीय सोच नहीं रखता कि केवल मैं ही रहूं। मेरी पार्टी मेरे लिए जो काम तय करती है उसको मैं पूरी निष्ठा, प्रामाणिकता और लगन के साथ करता हूं। मैं एक जीता जागता उदाहरण हूं दिन और रात परिश्रम का। आज मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये परिश्रम की पराकाष्ठा और किसी के लिए भी सहज नहीं। रात को 2:30 बजे सोता हूँ, सवेरे 6 बजे से फिर काम में लग जाता हूँ उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और दर्शकों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि शिवराज जी के बारे में सिर्फ गूगल पर सर्च नहीं करना था, लोगों से भी पूछना था। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि सुबह उठकर सबसे पहला काम ये करते हैं कि जाकर एक पौधा रोपण करते हैं, और ये बहुत अरसे से चला आ रहा है। लोगों को सिर्फ जाकर कहते नहीं हैं कि आप पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, खुद ये काम करते हैं। ये भी कहा गया कि लाडली योजना और ये जो निकाह और विवाह वाली योजना है, ये बात सही है कि जब आप विधायक थे तब आपको किसी महिला ने ये कह दिया था कि आप सब कहने की बातें करते हैं, शादी वादी में काम नहीं आते, तो आपने ये शादी करवाना शुरू किया विधायक के तौर पर? महिला सशक्तिकरण मेरी जिंदगी का मिशन है, क्योंकि मैंने बेटियों को कोख में मारने की प्लान करते हुए लोगों को देखा है कि बेटी है तो फिर दुनिया में काय को आने दो। मैंने बेटी और बेटा के साथ भेद देखा है अपने गांव में, अपने घर के आसपास। मैंने पत्नी को पति को पीटते हुए देखा है, चिल्लाते हुए अपनी जान बचा के घरों में भागते हुए देखा है। तब से मेरे सीने में फूंक उठती थी कि भगवान वो दिन कब आएगा जब बहन और बेटी को भी सम्मान का स्थान मिले। बेटी आखिर बोझ क्यों है, बेटी वरदान क्यों नहीं? और तब जब मैंने किसी सभा में, छोटी सी में, कुछ नहीं था, लेकिन मैं बोल रहा था कि बेटी को भी आने दो, तो एक माँ ने खड़े होकर कहा था कि बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज के इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातें करने से क्या होता है? तो बात मेरे दिल में चुभ गई और मुझे लगा कि तब मैं कुछ नहीं था, मुझे लगा कि केवल भाषण से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने मित्रों के सहयोग से गरीब बेटियों की शादी करना मैंने तब शुरू किया जब मेरी कोई राजनीतिक हस्ती नहीं थी। और जब आप सांसद बने तो 5 बेटियों को आपने? हमने 7 बेटियों को, 7 बेटियों जो को? अनाथ थी। अनाथ तो मेरे रहते कोई हो नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी पत्नी को सचमुच में बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं ले आया और उसने पाला, क्योंकि मेरे पास तो इतने समय नहीं। तो 7 बेटियों की शादी हो गई। और उसके बाद आपको लगा कि पूरे प्रदेश में ये नहीं, मैंने फिर स्कीम और योजना जो है, मुख्यमंत्री बना, मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना बनाई। बेटी की शादी सरकार करेगी, क्यों बोझ रहे? इसी भाव के कारण कि बचपन में मैंने देखा था। उसके बाद मैंने सबसे पहली योजना बनाई लाडली लक्ष्मी। मेरे दिल में था कि बेटी लखपति पैदा होगी मध्य प्रदेश में, बोझ नहीं रहने दूंगा, वरदान बताऊंगा। तब कोई चुनाव नहीं थे रूबी का, तब मेरे मन में तड़प थी कि बेटी को लखपति बनाऊंगा। और लाडली लक्ष्मी योजना भी दादागिरी करके बनाई, क्योंकि ना तो अफसर तैयार थे, ना फाइनेंस मिनिस्टर तैयार थे। फिर मैंने कहा कि मैं तो बनाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो। और मेरी 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां जिस धरती पे हैं, जिनको मैंने ऐसे गोद में खिलाया, वो कॉलेज में जा रही है और छोटी छोटी बेटियां आती जा रही। ये सब मेरी बेटियां, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, मैं वैसा नेता नहीं हूँ कि कुछ भी ऊपर से कुछ भी कहता रहूँ। ये सब मेरी बेटियां हैं, लेकिन मुझे चैन नहीं मिला कि और कुछ करना है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में मैंने सबसे पहले दिया। पार्षद से लेके मेयर तक, सरपंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक आधा रिजर्वेशन किया बहन और बेटी के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। फिर मैं हूं पहला मुख्यमंत्री जिसने 30% पुलिस में भर्ती रिजर्व की बेटियों के लिए आरक्षण दिया। मैंने कहा 30% बेटियां पुलिस में होंगी। अगर कोई आपदाग्रस्त बहन थाने जाए, पूरे पुरुष पुलिसकर्मी बैठे हुए, अपनी बात ही नहीं कह पाती थी, तब हमने बेटियों को पुलिस में भर्ती किया। कानून और व्यवस्था की जवाबदेही देना शुरू की। 50% रिजर्वेशन मैंने शिक्षक की भर्ती में बेटियों के लिए किया।
और अब संपूर्ण नौकरियों में 35% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में हमने बेटी और बहन को दे दिया है। ये तो रिजर्वेशन, ये तो रिजर्वेशन की आपने बात की, और आप कह रहे हैं कि लेकिन इसके कारण सशक्त हुई बहन है। हाँ, लेकिन अब सवाल ये है कि विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आपने बेटियों को लखपति बनाने के लिए और बाकी सारी योजनाओं के चलते उनके ऊपर 56,000 जो नया बच्चा पैदा हो रहा है 56,000 कर्जे के साथ पैदा हो रहा है। वो कह रहे हैं इतनी फ्रीबीज आप बांट रहे हैं। तर्कहीन बातें करते हैं वो। जब वो थे बजट था 21,000 करोड़ का, आज मेरा बजट है 3,14,000 करोड़ का। जब कांग्रेस थी तब पर कैपिटा इनकम थी 11,000 रुपया, आज है 1,40,000 रुपया। जब कांग्रेस थी तब जीएसडीपी का साइज था 71,000 करोड़ रुपया, आज मेरी जीएसडीपी का साइज है 15 लाख करोड़ रुपया। जब वो थे तब देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान था 3%, आज है 4.8% के आसपास। हमने बहुत काम किए हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। सिंचाई का रकबा जब वो थे 7.5 लाख हेक्टेयर था, आज मैं 47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित कर रहा हूँ। सड़कें टूटी फूटी जिसमें चल नहीं सकते थे 60,000 किलोमीटर थी, आज मैंने 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने बना दी। बिजली का उत्पादन 2,900 मेगावाट था, आज 29,000 मेगावाट बिजली पैदा कर दी। पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके कैपिटल एक्सपेंडिचर शिवराज सिंह चौहान ने कम नहीं किया। बाकी राज्यों के मुकाबले आप देखो सड़कें बन रही है, बिजली, पानी, मेडिकल कॉलेज केवल 5 थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हमने कर दिए। सीएम राज स्कूल हम बना रहे हैं, ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं, मेट्रो ट्रेन हम चला रहे हैं, चारों तरफ विकास के कामों की धूम है और ये भी कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं विकास से क्या सच में चुनाव जीते गए हैं? विकास हमारी ड्यूटी है। विकास के बिना देश आगे कैसे बढ़ेगा, प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? सिंचाई नहीं होती तो हम फसल का उत्पादन नहीं बढ़ा पाते, नहीं बढ़ाते तो व्यापारी की दुकान भी नहीं चलती, किसान के पास अन्न कम होता। 100 लाख मीट्रिक टन पैदा होता था अनाज, आज में 700 लाख मीट्रिक टन पैदा हो रहा है मध्य प्रदेश में। हम गेहूं के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं आज मध्य प्रदेश। तो फसलों का उत्पादन बढ़ा है, किसान संपन्न हुआ, वो दुकानों पे गया, व्यापारी की दुकान चली, पूंजी का निर्माण हुआ, निवेश आया, ये पूरा एक चक्र है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कमलनाथ जी कहते हैं कि विकास तो हम करेंगे, हमें पता है पूंजी बनाई कैसे जाती है। कमलनाथ केवल इतना बता दें, कमलनाथ जी 2003 के पहले क्या था मध्य प्रदेश में? बदहाल मध्य प्रदेश, पिछड़ा मध्य प्रदेश, बीमारू मध्य प्रदेश। क्या दिया था कांग्रेस ने? एक छत्र राज्य किया। और जब वो थे 1.25 साल भ्रष्ट मध्य प्रदेश बनाने की उन्होंने कोशिश, मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया मध्य प्रदेश को। ईडी के छापे कहां पड़े, इनकम टैक्स के छापे कहां पड़े, पैसे कहां से निकले? और जब वो थे तब सारी योजनाएं मेरी बंद कर दी। पर वो कह रहे हैं गठबंधन ईडी से आप लोगों ने किया हुआ है। जहां आपको डर लगता है आप ईडी और सीबीआई का उपयोग करने लगते हैं। इसका जवाब और फिर ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसके पहले लोग ये मानते थे कि नेता अगर खाएंगे तो उनको सजा होगी ही नहीं। पहली बार ऐसा किया है कि अगर गड़बड़ हो रही है तो जांच भी होगी और दोषी पाए जाओगे तो कार्रवाई भी होगी। आप नीचे उतरे उससे पहले ये इस पर सवाल मुझे पूछ लेना जरूरी है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी प्रिडिक्टेबल हो गई है, जहां चुनाव होता है वहां ईडी पहुंचा देती है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई देख के नहीं करता, जहाँ गड़बड़ होती है वहां होता है। अच्छा, अब शिवराज सिंह चौहान जी इस सभा के लिए जा रहे हैं, हम दोबारा उनसे सवाल जवाब करेंगे। अभी क्योंकि सुबह 10 बजे से बाहर निकले हुए हैं तो थोड़ा नाश्ता पानी, थोड़ा सुकून में बैठेंगे 2 पल, और उसके बाद जब हम सभा स्थल पहुंचेंगे तो कुछ सवाल और जो जहन में राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर है पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और अब सीएम साहब जो हैं एक और सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं भोपाल में, जहां से वो सरकार चलाते हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो गया है। जब आप सुबह से शुरू होते हैं 2:30 बजे, मैंने सुना आपके तमाम अधिकारी बता रहे थे कि आखिरी बैठक आप 2:30 बजे लेते हैं और फिर सुबह 6 बजे इनको हाजिर कर देते हैं। ये बड़ी नाइंसाफी है सर। अभी आने के बाद फिर मैं बैठक करूंगा, पूरा रिव्यू करूंगा, जहां जहां फोन करना है वहां फोन करूंगा, बातचीत करूंगा और फिर जरूरी काम करके फिर हमारा रात्रि विश्राम होगा। वो कितने बजेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। ये जितनी भी मेहनत इस वक्त आप कर रहे हैं, क्योंकि हम सीबीआई और ईडी पर हमारा सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ था, आरोप तो आप पर इस बात को लेकर भी लग रहे हैं कि आपने महज 21 नौकरियां दी 18 सालों में। मुझे लगता है कि मेरी प्रिय बहन श्रीमती प्रियंका जी को
या तो बचपन से झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी गई है या उनको गुमराह किया गया है। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि 60,000 से ज्यादा भर्तियों के नियुक्ति पत्र मैंने अपने हाथ से बांटे हैं शासकीय नौकरियों के। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत हजारों बच्चों को हमने स्टाइपेंड दिया है। हर महीने 3.5 लाख बच्चों को हमने स्वरोजगार की योजनाओं के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऐसी अनेकों योजना के तहत रोजगार के लिए उनको लोन जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी होती है और इंटरेस्ट सब्सिडी होती है वो दिया है। लेकिन अब सर, पता नहीं कौन हमारी इस बहन को कह देता है कि केवल 21 मिली, और वो भी बिना सोचे समझे या तो झूठ चला रहे हैं, क्योंकि एक झूठ को 100 बार बोलो तो भ्रम फैला दो। पूरा मध्य प्रदेश सच्चाई जानता है। अब प्रियंका जी कह रही है उनको गुलदस्ता मिलता है, फूल नहीं मिलते, आज ही उन्होंने कहा। फिर एमएसपी पर बोलते बोलते वो मुस्कुरा गई और बोली एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बोल पाई हैं, लेकिन पूरी मेहनत तो कर ही रही हैं। और आप कह रही हैं, आप कह रहे हैं इनने कभी भी भारत को जाना ही नहीं है। इनने गांव की गलियां, खेत, पगडंडियां, कीचड़, धूल, फसल कैसे होती है कुछ जानकारी इनको है नहीं। जो लिख के दे देते हैं बस प्रैक्टिस करके वो बोल देते हैं। जनता की तकलीफ है, लोगों की समस्या है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लिखे हुए भाषण पढ़ने में आप प्रियंका जी को, में तो यही होता है। आप प्रियंका जी को झूठा कह रहे हैं, वहाँ अखिलेश जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं इस पार्टी को तो वोट ही मत करना। इंडिया गठबंधन जो है वो आप ही के प्रदेश में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा। देखिए, पहले तो हमको लगता था कि केंद्र में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, लेकिन अब तो सब जगह कुश्ती ही कुश्ती नजर आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें धोखा दिया, बहुत पहले दे दिया, ये अच्छा है, नहीं हम तो संभल ही नहीं पाते। और वो कह रहे हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, चालू। अब ये उनके मित्र कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने भी अभी कहा कि कांग्रेस किसी को साथ नहीं ले रही, मैंने पहले बैठक बुलाई गठबंधन के लिए, इसलिए होने ही नहीं दे रही। कांग्रेस दरअसल बन गई है दलदल, जिसमें इंडी गठबंधन भी फंस गया है। अब वो कहीं के नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने ऐसा कोई नहीं छोड़ा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और कांग्रेस अपने अंदर भी लोगों को ठगने का काम कर रही है। देखो मध्य प्रदेश की कांग्रेस क्या है, अब 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट कमलनाथ जी का और एक पार्ट हो गया दिग्विजय सिंह जी का। चक्की के 2 पार्ट, इसमें पूरी कांग्रेस पिस रही है। वो तो जयवीरू कह रहे हैं। दोनों अपने बेटों को स्थापित करने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है। वो कहते हैं कि इनके कपड़े फाड़ो, वो कहते हैं जवाबदार ये है। जय और वीरू नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है उनको? ये क्यों नहीं कहते कमलनाथ और दिग्विजय सिंह? उनके नेता कहते हैं तो जय वीरू है। तो जय वीरू तो जेल से आते थे, जेल जाते थे, जेल से आते थे, जेल जाते थे। हमारे यहाँ किसी ने कहा कि तो श्याम और छेनू की जोड़ी है मेरे अपने की, जो अपने अपने मोहल्ले पे कब्जा करने के लिए लड़ती है। नहीं तो ये कब्जे की तो लड़ाई आपकी पार्टी में भी देखने को मिलेगी कि मैं बन जाऊं मुख्यमंत्री। एक सारे बड़े बड़े सांसदों को यहाँ मैदान में उतार दिया है शिवराज जी। तो पार्टी ने तय किया, रणनीति है। किसी ने नहीं कहा कि मुझे लड़ाओ। हम में से हर एक को पार्टी ने जो आदेश दिया उस आदेश का सब पालन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तय करती है पार्टी। क्या शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री होंगे? हमको इस बात की परवाह नहीं है कि हम क्या होंगे। जो काम है उसको ठीक ढंग से हम करेंगे। और अगर आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया तब भी उतनी ही मोहब्बत से काम करें? कभी नहीं सोचते कि कौन कहाँ रहेगा। हमारा पार्टी, हमारा मिशन जहाँ हमको काम देता है उस काम को हम करते हैं। क्या इतना टाइम प्रदेश की राजनीति करने के बाद शिवराज सिंह चौहान केंद्र में आएंगे? शिवराज सिंह चौहान क्या है? देखिए, हम इतने ईगोइस्टिक नहीं है कि हम अपने ही बारे में सोचते रहे। हम अपने बारे में क्यों सोचें? हम अपने देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, जनता के बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचें। आपके बारे में फैसला करेगी आपकी पार्टी। हम देखिए, दरअसल आदमी को तकलीफ तभी होती है जब वो केवल खुद के बारे में सोचता है, और जो जैसा सोचता वैसा नहीं होता तो दुखी हो जाता है। हम ऐसी माटी से बने हुए लोग हैं कि जो काम दिया जाएगा उस काम को बेहतर ढंग से करेंगे। हाँ, मध्य प्रदेश की जनता
मैंने पहले भी कहा कि अपना परिवार उसको हम बेहद प्रेम करते हैं और उसकी सेवा के लिए जी जान एक करके जुटे रहते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कौन क्या करेगा ये हम तय नहीं करते, हमारी पार्टी तय करेगी। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ आ तो गए लेकिन आप लोग उन्हें अपना नहीं पाए। नहीं, वो सच में समरस हो गए, बहुत ऊर्जावान, बहुत संस्कारित और अच्छे लीडर हैं वो, और मुझे लगता है कि एक असेट है भारतीय जनता पार्टी का। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक एसेट के तौर पर आप उनको देखते हैं। वो कहते हैं आप में और उनमें बनती नहीं है। कौन कहते हैं? विपक्ष आरोप लगाता है। अब विपक्ष के पास तो पता नहीं, लगाने को और कोई आरोप नहीं बनता। ऐसा कोई नहीं जिससे मेरी ना बनती हो। ज्योतिरादित्य जी भी बड़े प्रिय हैं मेरे, और बाकी साथी भी हमारे, मेरे तो कई बरसों पुराने साथी, हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। अब हमारे चाहे तोमर जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, प्रहलाद पटेल जी हो, हम लोग कितने वर्षों से साथ साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे बचपन से साथ काम कर रहे हैं। तो उसमें जब आप एकदम उरूज पर हैं तो मन में ये विचार नहीं आता होगा कि शिवराज सिंह चौहान? किसी के मन में कोई विचार नहीं आता। वैसी दोस्ती बरसों से चली आ रही, आगे भी चलेगी। शिवराज सिंह चौहान साहब, आपने कहा कि लाडली योजना आपके लिए एक वरदान की तरह साबित होने वाली है। 18 साल आपने जो काम किया है वो लोग मन में रखेंगे जब वो वोट करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि 18 साल आपको कुर्सी पर देखे देखे बोरियत क्या जनता में नहीं हो पाई? मेरे साथ जनता में चलो ना। अगर आप कह देंगे कि लोग आपको देख के बोर हो गए तो मैं हट जाऊंगा। प्लीज रुबिया जी चलिए, आप मेरे साथ रुबिया चलिए, एक बार जनता के बीच चलते हैं। बस अब वो वहां पर सभा आई गई है, तो चलिए सभा में देखते हैं कि क्या जनता शिवराज सिंह चौहान से बोर हुई है कि नहीं हुई है। सभा में देखेंगे। इस वक्त दक्षिण पश्चिम विधानसभा ये भोपाल की, जहां पर शिवराज सिंह चौहान देखिए वहां मंच पर मौजूद हैं, उनका स्वागत हो रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर उनको सुनने के लिए लोग आए हुए हैं। और जो पहली पंक्ति में आप देखिए यहाँ पर कुछ बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता हैं। आपका नाम क्या है? सायरा खान। सायरा भारतीय जनता पार्टी की नेता है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक की कार्य समिति की सदस्य हूँ। अच्छा, और ये सब भी या इनको? हमारी बहनें हैं, ये सब हमारी बहनें हैं, मामा की बहनें हैं। क्या जरूरत थी कि आप बीजेपी के साथ आई हैं? बोलते हैं मुसलमान तो बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं। किसने जो ऐसा बोलते हैं वो खुद ही साथ नहीं रहना चाहते हैं। मुसलमान तो हमेशा बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं और मुसलमान बेहद खुश है बीजेपी के साथ। खासतौर से हमारे मामा के साथ मुसलमान बहुत खुश है, और मामा है तो मुसलमान हमेशा ही खुश है। मामा से मुसलमानों की खुशी। आप इधर आइए ना। आपका नाम क्या है? डिम्पल। हम सब के बीच में आप यहाँ क्यों आई हैं? क्योंकि हम मामा के बहुत बड़े फैन हैं, मामा को आगे लाना चाहते हैं। तो ऐसा क्या किया है मामा ने जो आप? बहन बेटियों के लिए बहुत काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि मामा के साथ जुड़े रहें। मध्य प्रदेश के तो आप जो है मामा को वोट करने वाले? मामा को बिल्कुल। तो आपको अपनी बिरादरी से सुनने को नहीं मिलता है? कुछ नहीं, हम मामा के साथ हैं, मामा के साथ ही रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी मामा आपको क्यों पसंद है? तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मुझे मिलना था मामा से। और ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री ऐसा क्या किया है जो आपने कहा कि नहीं मैं तो इनके साथ रहूंगा? हासिल नहीं कर पाई योजना, लेकिन मिलेगी मुझे आज नहीं और जनता के दिल की मुझे नहीं मिली, यूं ही कोई आवाज नहीं होता। तो इस बार लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनेगी और हमेशा बनेगी। और अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर तो जिंदगी अधूरी हो जाएगी, जिंदगी अधूरी हो जाएगी। मामा के तो कोई लाइफ ही अच्छी नहीं लगती। मामा है तो सब अच्छा है, मामा है तो सब अच्छा है। इस वक्त कुछ मुस्लिम महिलाएं जो हैं यहाँ पर मामा के समर्थन में और सपोर्ट में आते हुए नजर आ रही है। और अब देखिए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं वो जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर मंच पर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश का रण किसके पक्ष में समीकरण?
कांग्रेस या बीजेपी, जनता किसकी सुनेगी? कमलनाथ वर्सेस शिवराज, किसके सिर सजेगा ताज? रणभेरी बच चुकी है, सेनाएं डट चुकी है, सेनापति उत्साह बढ़ा रहे हैं, जनता से भी संवाद साध रहे हैं। ये समर चुनावी है, ये रण चुनावी है। जो जनता को साध लेगा वही सत्ता पर काबिज होगा। इसलिए बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, लाखों की भीड़ नेताओं की रैलियों में जुट रही है, रोड शो में भी जनता दिख रही है, बंद कमरों में अंतिम रणनीति बन रही है और हर मोहरे की चाल कैलकुलेट कर पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी में ठनी हुई है। एक बार जोरदार तालियों से हम सबके नेता राहुल जी का स्वागत करें। एक तरफ सरकार गिरने का घाव दिल में लिए जनता के बीच पहुंचे कमलनाथ, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज को उम्मीद है कि जनता अपने मामा के साथ है। आपके ऐतिहासिक हमारी पढ़ी पढ़ाओ योजना में हम 8वीं तक 500 रुपए कक्षा और 9वीं 10वीं में 1000 रुपए हर छात्र को देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ना। आपके तो आधे नेता भी जेल चलेगा भ्रष्टाचार में। ये झूठे लोग आपका भला नहीं कर सकते। देखो, कांग्रेस पे तो कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है। मध्य प्रदेश की चुनावी जनसभाओं में दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। मतदान 10 दिन बाद होना है, इसलिए चुनावी वादे और दावों को भी धार दी जा रही है। जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। सभी 230 सीटों पर एक साथ 17 नवंबर को मतदान होगा। मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती की पार्टियों ने भी उम्मीदवार उतारे हैं और दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी इस बार मध्य प्रदेश में जोर दिखा रहे हैं। कहने को तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही गठबंधन के हिस्से हैं। गठबंधन बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में ही इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने खड़ी है। केजरीवाल भी जीत का दंभ भर रहे हैं और जनता समझ नहीं पा रही कि गठबंधन में कैसे कैसे चुनावी पेच फंसे हुए हैं। हमने बातचीत करी, हमारा पूरा प्रयास था, हमारे लोग ही राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि कितनी सीटें, प्रश्न था कि कौन सी सीटें। इसमें सबको राजी करना पड़ता है, मुझे अपने संगठन को राजी करना पड़ता है। उनके वो लोग तो नंबर नहीं था, जो सीटें वो चाहते थे उस पर हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। वो बुजुर्ग हैं, उम्र ज़्यादा है, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनको याद नहीं रहा होगा कि हम उनके मित्र पार्टी हैं। ये गलती उनकी नहीं है, हो सकता उम्र की गलती हो। अच्छा, उम्र की गलती सरकार चला पाएंगे क्या? ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे साथ नहीं लिया। हम तो उनके साथी दल थे, लेकिन अच्छा किया उन्होंने हमें छोड़ दिया। अगर बाद में छोड़ दे तो हम कहेंगे नहीं बसते। आने वाले चुनाव के अंदर रानी जी को जैसे आप लोगों ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा। झाड़ू का बटन दबाइएगा। सबको मिलके झाड़ू से सफाई करनी है। हम सबको मिलके सिंगरौली से शुरू होगी ये बात और फिर धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फैलेगी। इंडिया गठबंधन में खटपट के बीच भी कमलनाथ पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए हैं और अपनी चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मोर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल लिया है। ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो चुकी है और प्रचार थमने के दिन यानी 15 नवंबर तक रैलियां आयोजित की गई हैं। 4 नवंबर को पीएम रतलाम में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। 5 नवंबर को सिवनी और खंडवा में जनता से रूबरू हो चुके हैं। 7 नवंबर को पीएम की रैली सीधी और सतना में होगी। 8 नवंबर को गुना, मुरैना और दामोह में रैली करेंगे। 9 नवंबर को नीमच और बड़वानी में जनसभा होगी। 13 नवंबर को छतरपुर में जनसभा होने की संभावनाएं हैं। 14 नवंबर को शाजापुर और झाबुआ में रैली होगी, जबकि इंदौर में पीएम का रोड शो होगा और 15 नवंबर को पीएम का बैतूल में चुनावी भाषण होगा। पीएम मोदी ने एमपी चुनाव में विकास वर्सेस परिवारवाद को मुद्दा बनाया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर परिवारवाद को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। और लड़ाई यही है
कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी मध्य प्रदेश चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाने की कोशिशों में जुटे हैं। प्रचार में पार्टी के तमाम दिग्गज अपनी ताकत झोंक रहे हैं। ये ताली बजाओ भाई ज्योति जी के लिए सभी। अमित शाह ने एमपी में कांग्रेस को 4C फॉर्मूले में घेरा और राम मंदिर की बात कर जनता को रिझाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी 4C फॉर्मूला पर चलती है। C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन, C फॉर कम्युनल दंगे और C फॉर क्रिमिनलों की पॉलिटिक्स। ये 4C से निकलकर विकास की धारा में मध्य प्रदेश को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बहुत जरूरी है। ये राहुल बाबा है ना, जानते हो ना राहुल बाबा को? राहुल बाबा, श्योपुर से मैं तिथि बता देता हूं आपको, 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला अपना मंदिर में बैठने वाले। ये नेताओं के दावे और वादे हैं जिन पर जनता को फैसला करना है, लेकिन जनता ने 2018 के चुनाव में क्या मैंडेट दिया और फिर सत्ता कैसे बदली और लोकसभा चुनाव में जनता ने क्या मैंडेट दिया वो भी अहम है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 109 सीट पर जीत मिली और पार्टी सत्ता से दूर हो गई। कांग्रेस को 114 सीट पर जीत मिली और कमलनाथ प्रदेश के सीएम बने। बीएसपी को 2 सीट पर जीत मिली जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। 4 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने परचम लहराया। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को सत्ता देने के बाद लोकसभा के लिए 2019 में चुनाव हुआ। कांग्रेस को 2018 के बलबूते लोकसभा चुनाव में बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जनता ने कांग्रेस की उम्मीदों के खिलाफ वोट दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीट पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई। लोकसभा चुनाव के बाद कमलनाथ की सरकार भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। संध्या ने बगावत की और पार्टी का बड़ा धड़ा बीजेपी में शामिल हो गया। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 कांग्रेस विधायक पार्टी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए। कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बने। जुलाई 2020 तक 3 और विधायक कांग्रेस से अलग हो गए। 3 नवंबर 2020 को 28 सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के खाते में 19 सीट गई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें ही मिल सकी। संध्या के बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्य में पहला बड़ा चुनाव हो रहा है। चंबल वाली बेल्ट में सिंधिया परिवार का खासा असर है, इसलिए यहाँ बीजेपी को मजबूत समझा जा रहा है। पब्लिक सब पहचानती है, यही तो अहंकार है कांग्रेस की। जनता जाए भाड़ में, हम तो सरकार बना रहे हैं, फलाने को मंत्री बना रहे हैं, फलाने को कैबिनेट बना रहे हैं। यही अहंकार कांग्रेस की है, जिसका सत्यानाश 17 तारीख को जनता करेगी। कांग्रेस ने इस बार लोक लुभावने वादे कर बीजेपी से पार पाने की कोशिश की है। चुनाव घोषणा पत्र में कुछ वादे तो ऐसे किए हैं जो राजनीति से वास्ता तक नहीं रखते। आईपीएल में मध्य प्रदेश की टीम होने का वादा किया गया। अब तक आईपीएल में कोई भी सरकारी टीम नहीं है। महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का वादा हुआ, जबकि एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए देने का वादा है। 100 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देने का वादा किया गया है। कांग्रेस के वादों के बीच बीजेपी का घोषणा पत्र अब तक नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 लोकसभा सांसद को भी चुनावी मैदान में उतारा है और ये मैसेज दिया है कि पार्टी के पास प्रदेश के चेहरे की भी कमी नहीं है। वहीं कांग्रेस में दिग्विजय सिंह बैकफुट पर हैं और कमान कमलनाथ के हाथ में ही दिख रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर, धान के कटोरे में किसका जोर? महादेव ऐप पर बढ़ा बवाल, बीजेपी ने उठाए सवाल। धान के कटोरे कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान, किसान और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के बीच एक नया शब्द जोर पकड़ रहा है। ये शब्द है
महादेव ऐप। सट्टेबाजी के गेम में महादेव ऐप ने सियासत में एंट्री मारी तो जांच एजेंसी ईडी भी हरकत में आ गई। ईडी ने कैश लाने वाले असीम दास को पकड़ लिया। ईडी के मुताबिक असीम को यूएई से कांग्रेस को चुनाव प्रचार के खर्च के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के मकसद से भेजा गया था। इसके बाद महादेव ऐप के प्रमोटर का वीडियो आया जिसने ये दावा किया कि उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दे दिए हैं। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा। सब कुछ ओके चलने लगा, जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। महादेव ऐप को लेकर सीएम बघेल लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं से लेकर पीएम मोदी महादेव ऐप घोटाले में सीएम बघेल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। पार्टी ने, यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। लेकिन सीएम बघेल ईडी के इन आरोपों को बीजेपी की सियासी साजिश बताकर खारिज कर रहे हैं। जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह, तो ये तो ईडी और भाजपा की मिली भगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। महादेव ऐप, ईडी और घोटाले के अलावा छत्तीसगढ़ का बड़ा मुद्दा है धान की कीमत। दरअसल छत्तीसगढ़ की 70% आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है। राज्य में करीब 3.46 लाख किसान हैं, जिनमें से छोटे और सीमांत किसान लगभग 80% है। इनमें से ज्यादातर आदिवासी या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। कांग्रेस ने 2018 में 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से धान खरीदने का वादा कर चुनाव जीता था, जो धीरे धीरे 2,800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। लिहाजा बीजेपी भी इस बार धान खरीदने पर जोर दे रही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की 23 गारंटियों में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है। कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3,100 रुपए के मूल्य से हम खरीदेंगे। लेकिन धान खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में तू डाल डाल मैं पात पात वाला कंपटीशन चल रहा है। बीजेपी ने 3,100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी का वादा किया, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो भरोसे का घोषणा पत्र में 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदने का वादा किया है। मतलब भाजपा की गारंटी से 100 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा। कांग्रेस ने 2018 की तरह इस बार भी किसानों को कर्ज माफ करने का वादा किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3,200 रुपया प्रति क्विंटल है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही वोटरों को लुभाने के लिए बढ़ चढ़कर वादे कर रही है। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की तुलना करें तो बीजेपी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा कर रही है। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की तुलना करें तो बीजेपी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा कर रही है, तो कांग्रेस का वादा 3,200 रुपए क्विंटल का दाम देने का है। इसके अलावा बीजेपी की प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की गारंटी है,
तो कांग्रेस हर एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का भरोसा दे रही है। बीजेपी की गारंटी में युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरी है, तो कांग्रेस सभी सरकारी कॉलेजों में केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाई कराएगी। इसके अलावा भूमिहीन मजदूरों को बीजेपी ने हर साल 10,000 रुपए देने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने तमाम भूमिहीनों को 10,000 रुपए साल देने का भरोसा दिया। महिला वोटरों के लिए दोनों पार्टियों ने एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की छूट का ऐलान किया है। बीजेपी गरीब महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर में 500 रुपए सब्सिडी उनके खाते में देगी, तो कांग्रेस कह रही है कि सभी महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर में 500 रुपए की छूट मिलेगी। बीजेपी का वादा है विवाहित महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा, तो कांग्रेस का वादा महिला स्व सहायता समूहों और जिन महिलाओं ने सक्षम योजना के तहत कर्ज लिया है उसे माफ करने का वादा है। इसी तरह बीजेपी 18 लाख पीएम आवास का, तो कांग्रेस 17 लाख हितग्राहियों को मकान देने का भरोसा दे रही है। दोनों पार्टियों ने 10 लाख रुपए तक के इलाज को मुफ्त करने का भी वादा किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने दुर्ग जिले में बड़ा ऐलान करते हुए ये भी वादा किया कि केंद्र की मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ में कल पहले दौर का मतदान होने वाला है। पहले दौर में आदिवासी वोट सबसे अहम है। कभी नक्सल प्रभावित रही 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पंडारिया और कवर्धा में मतदान होगा। राजनांदगांव और बस्तर में चुनाव होगा। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जगदलपुर और खैरागढ़ की जनता अपने नेताओं को चुनेगी। कांकेर और दंतेवाड़ा में भी चुनावी लहर चलेगी। नारायणपुर में वोटिंग होगी और कोंडागांव की जनता भी मतदान करेगी। पिछले चुनावों के परिणाम बदलने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। दुर्ग जिले में बीजेपी ने 2018 के नतीजे पलटने का मन बनाया है। 2018 में संजारी, बालोद और डोंडी लोहारा सीट कांग्रेस ने जीती थी। गुंडरदेही और पाटन में कांग्रेस ने परचम लहराया था। दुर्ग ग्रामीण और शहरी जगह भी जनता ने पंजे का ही बटन ज्यादा दबाया था। अहिवारा और भिलाई के मन को भी कांग्रेस का पंजा ही भाया था। साजा, बेमेतरा और नवगढ़ में कांग्रेस जीती थी और वैशाली नगर सीट बीजेपी के विद्या रतन भसीन ने जीती थी। दुर्ग जैसा हिरण पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ था। बीजेपी का 15 साल पुराना किला 2018 में ढह गया था। छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले घोटाले और भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म है। एक तरफ बीजेपी घोटालेबाजों से पैसे लेने के आरोप सीएम बघेल पर लगा रही है, तो दूसरी तरफ से घोटालों के आरोपों पर सफाई के बहाने बीजेपी की खिंचाई की जा रही है। सियासतदानों के दाव पेच जनता ध्यान से देख रही है और आखिरी फैसला करने की तैयारी कर रही है। 7 नवंबर की सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी और सूरमाओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी।